बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, रशिया है, और अमेरिका शार्प डिक्लाइन में है। और जो इसका अब हश्र होगा, अमेरिका का जब यहाँ से निकलेगा, तो अमेरिका और जो ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, ये अब खत्म हो रहा है। ये हमें समझ इसको समझने में वक्त लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये न सिर्फ कि वेस्टर्न कमेंटेटर बल्कि इंडियन कमेंटेटर्स भी और भारत के जो पत्रकार और एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी उनसे प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन जो मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला प्रवीण साहनी जी, वो ये है कि भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, सऊदी अरब समझ में आता है कि वेस्ट एशिया का हिस्सा है, लेकिन टर्की आपने हैरान कर दिया, कह रहे हैं कि नेटो का हिस्सा रहने के बावजूद भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा और इसमें काफ़ी वो कमज़ोर या वल्नरेबल अपने आप को महसूस कर रहा है। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान को क्या पड़ी है, उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है? भारत के खिलाफ ही अपना डिफेंस तैयार कर रहा है, इसके अलावा उसको किस बात का डर है? तो क्या भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मान लेते हैं, फर्ज कीजिए कल को अगर कोई टेरर अटैक होता है तो मोदी जी ने कहा है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हमला तो करना पड़ेगा। तो अगर हमला करता है भारत पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब और टर्की ये अपनी फौजों के साथ आ जाएंगे और भारत के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, 3 बातें बताना चाहूँगा आपको। पहली बात तो आई एम सॉरी, मैं फिर से आपको यही बात दोहराना चाहूँगा, ये कोई पैक्ट नहीं है, ये कोई अलायंस नहीं है, ये कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है। पहली बात तो ये है। अच्छा, अभी बात आती है भारत की। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, देखिए, पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी कि अगली लड़ाई कैसे होगी। अगली लड़ाई होगी जहाँ चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीज़ें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसी ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ये बात है तीनों मुल्कों का जो आप कह रही हैं, देखिए, ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया में लागू है। तो ये कहना कि टर्की आएगा लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ या सऊदी आएगा, ये बेबुनियादी बातें हैं, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है। देखिए, अब नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर अगर ये सिर्फ वेस्ट एशिया का है तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है इसमें साथ में आने की, इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनने की? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। आज पाकिस्तान जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन कर ली है उन्होंने। वही डिफेंस कोऑपरेशन जो उन्होंने सऊदीज के साथ 2025 में की थी, वही डिफेंस कोऑपरेशन जो कुवैत के साथ उन्होंने 2023 में की थी, और अब कुवैत ने उसको रैटिफाई कर दिया है। उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है, ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के, ये जब वहाँ जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है। आप इन बातों को समझिए। अभी फिलहाल जो मैं आपकी बात को पैराफ्रेज नहीं करना चाहती, बिल्कुल सीधे सीधे समझना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए तो चीन ही काफ़ी है, यानी पाकिस्तान और चीन मिलकर लड़ेंगे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, बाकायदा इस बात के सबूत मिलते हैं। तो पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी वेस्ट एशिया का ये पूरा जो अग्रीमेंट हुआ है, मैं अलायंस नहीं कह रही हूँ, केयरफुल होकर अग्रीमेंट ही कह रही हूँ, पैक्ट ही कह रही हूँ उसको। तो इसका मतलब पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है टर्की को, सऊदी अरब को, इसलिए वो इसका हिस्सा बन रहा है, और जो बाकी देश आएंगे उनको भी पाकिस्तान की सिर्फ मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी मदद के लिए ये पैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि उनको मदद देने के लिए कर रहा है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नाम है कलेक्टिव डिटरेंस। और डिटरेंस का मतलब होता है दूसरे इंसान को डराना, उसको डिटर करना, रोकना। अब वो मदद टर्की को चाहिए कि नहीं चाहिए, वो वक्त बताएगा। अगर टर्की कहेगा मुझे मदद ही नहीं चाहिए इजराइल के खिलाफ, तो फिर वो नहीं देंगे दोनों। अगर टर्की, अभी जो चीज़ अभी हुई है वो ये है कि जब इजराइल अपनी कैलकुलेशन करेगा लड़ाई की, उसमें इस बात को शामिल करेगा कि ये तीनों जो हैं, इन्होंने कलेक्टिव डिटरेंस बनाया है, विच मीन्स एक के ऊपर अटैक होगा तो सब पर अटैक है। तो अगर मैं कुछ भी करूंगा टर्की के ऊपर, तो ये दो मुल्क टर्की के साथ आके खड़े होंगे। अब उनको ज़रूरत है टर्की को नहीं है, वो तो टर्की तय करेगा।
बिल्कुल। अब अगला सवाल और बहुत अहम सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि इस पूरा जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसकी एक छोटी खिड़की के तौर पर हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बिल्कुल इसी तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट है। अब सऊदी अरब के ऊपर ईरान का हमला हुआ, सऊदी अरब के ऊपर हुतीस का हमला हुआ, पाकिस्तान की फ़ौजें वहाँ मौजूद हैं सऊदी अरब में, उसके बावजूद भी एक गोली नहीं दागी गई, कोई मदद करने की कोशिश नहीं हुई सिवाय इसके कि ईरान और सऊदी अरब के बीच एक तरह की शांति स्थापित करने की पाकिस्तान ने कोशिश की। तो ये एक अहम बात है। दूसरी बात, इसको इतना पोशीदा रखने की क्या ज़रूरत है कि इस एग्रीमेंट की कोई भी बातें बाहर नहीं आ पाई हैं, सिवाय एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोई डिटेल्स नहीं आई हैं। ये अगर बाकी डिफेंस जो एग्रीमेंट्स हैं अगर उनको देखें, चाहे वो नेटो की बात हो या और भी कई जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, उसमें एक एक चैप्टर, एक एक क्लॉज सबको पता है कि क्या है और किस तरह से काम करेगा। इसको पोशीदा क्यों रखा गया? और दूसरी बड़ी बात कि अगर ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ ये काम नहीं किया तो टर्की के इसमें शामिल हो जाने से किस तरह का डिटरेंस बन जाएगा? अब सुनिए, पहले सवाल का आपका जवाब देता हूं कि इसको बहुत ज़्यादा थ्रेडबेयर समझाया क्यों नहीं गया कि यह एग्रीमेंट क्या है। देखिए, उसका जो कारण है वो बिल्कुल सीधा है। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अमेरिका बाहर नहीं गया है, तो आपस में इनकी बात हो गई है। उसको डिटेल बताने की क्या ज़रूरत है? वेस्ट के अंदर जो है, हमारे मुल्क में हर जगह लोग गेस कर रहे हैं, तो अच्छा है गेस करते रहें। जो एक्चुअल बात है वो तो समझ में आ गई है, ईरान को भी समझ में आ गई है, इजराइल को भी समझ में आ गई है और इन तीनों मुल्कों को भी समझ में आ गई है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कलेक्टिव डिफेंस, वही मैं आपसे कहने की बात कह रहा हूँ, ये बात अभी वक्त लगेगा समझने में। ये नई चीज़ क्या है? ये नई चीज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो हूती से लड़ाई करनी है क्योंकि उसने सऊदीज़ के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करा है। देखिए, बात ये है कि सऊदीज़ और यमनीज़ जो हूतीज़ हैं, इनका जो प्रॉब्लम है वो कोई 12 साल पुराना है। अभी ये बढ़ गया है और सऊदी की बेवकूफ़ी से। अब वो एक इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल कहेंगी तो वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी पाकिस्तान का इसमें रोल क्या रहेगा कि दोनों साइड से बातचीत करके और देखना है कि किस तरीके से एक वाया मीडिया एक तरीका निकाला जा सके। देखिए, आप अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते हैं। और जहाँ तक यमनीज का ताल्लुक है, यमनीज आज बहुत ताकतवर हो गए हैं और यमनीज जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान उनके साथ खड़ा है। तो सऊदीज को समझना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ का गेम नहीं खेल सकते। हम जो है अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम इसमें भी खड़े हैं, वो नहीं होगा। ये सऊदीज की प्रॉब्लम है। देखिए, यूएई जो है उसका कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है। सऊदीज ने और क्या किया है वो मैं आपको और बताता हूँ। इसके अलावा उन्होंने 30 और 31 जुलाई को ये 14 नेशन की मैरीटाइम डिफेंस कोऑपरेशन जो था उसको बना दिया। 14 मुल्क ले आए वो। उसमें सारे खाड़ी के मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज माइनस यूएई, कि हम जो है वो रेड सी को खोलेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट है मैरीटाइम का, वो भी अब इसका हिस्सा हो गया। ये जो मक्का का डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है। अभी तो हमें ये दो जो वर्ड्स हैं, जब तक इसकी समझ में नहीं आएगी, इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, सॉरी, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिटरेंस, ये दो वर्ड्स को समझना है। और इसकी समझ के लिए जाना पड़ेगा आपको 2023 को। यू हैव टू गो बैक टू 2013 वो समझने के लिए। अब वो इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल्स, क्योंकि ये उस समय इजाद हुई थी, ये सोच ये इजाद हुई थी शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में मॉस्को में। और इसके बाद फिर उसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया था। तो ये वो जो सोच है वो अरागची यहाँ लेकर आए हैं कि पहली बार जो एक विजन था उसको ग्राउंड पे बनाया जा रहा है, जिसके अंदर विजन लाए हैं ईरानी, बैकिंग है इन दो ग्रेट पास की, चाइना की और रशिया की। और इसमें हैवी लिफ्टिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, टर्की कर रहा है। अब टर्की भी उसमें शामिल हो गया है। पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं। इसीलिए 13 जुलाई को फील्ड मार्शल मुनीर गए थे मिल अंकारा, और वहाँ एयरपोर्ट पे उनको प्रेसिडेंट एर्दोगान ने
रिसीव किया था, उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात सारी चीज़ को समझने के लिए आपको पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सोच समझनी पड़ेगी। और जहाँ तक ये एग्रीमेंट है, मेरे हिसाब से इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि पूरी डिटेल इसकी रिलीज नहीं करी है, क्योंकि अब अमेरिकन सोच रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। अरे ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये अगर खिलाफ है किसी के, तो रीजन में जो मिस्चीवियस कंट्री है, जो टेररिस्ट कंट्री है, वो है इसराइल। ये उसके खिलाफ है और इसराइल को मैसेज मिल गया है ऑलरेडी। कैसे मिल गया है इसराइल को मैसेज, वो भी सुन लीजिए। इसराइल को कैसे मैसेज मिल गया है कि जो इस साल का पेंटागन जो बजट है, जो मांगा है अमेरिका ने अपनी यूएस कांग्रेस से, जो पीट हेगसेथ ने मांगा है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो बजट है 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स। और उसके अंदर एक और भी स्टेटमेंट इंक्लूड करी है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस है, वेस्ट एशिया के लिए वो दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब अमेरिकन फौजें यहाँ से चली जाएंगी, प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ से चले जाएंगे वेस्ट एशिया से, तो जो सेंट्रल कमांड है और जो CIA है, वो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंडर आ जाएंगी। ये इसका मतलब है, और ये उसके खिलाफ ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बना है, और इजराइल इस बात को समझता है। बिल्कुल। अब बिल्कुल एकदम आखिरी और संक्षेप में 2 सवाल आपसे। पहली बात तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर किसी के खिलाफ नहीं है, तो मैं आपसे एक बार और सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भारत के भी खिलाफ नहीं है? क्या ये जो इंडियन कमेंटेटर्स अखबार भर रहे हैं, अपने पर्चे सारे रंगीन कर रहे हैं, क्या ये बेवजह फ़िक्रमंद हो रहे हैं? टीवी चैनलों पर एंकर्स चिल्ला रहे हैं, पुराने जो फॉर्मर फौजीज़ हैं उनको बुला रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बिठा बिठा के 20-20 लोगों की राउंड टेबल डिस्कशंस हो रहे हैं। क्या ये सब कुछ बेवजह है? क्या इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल मैं प्रोफेसर मुक्तदार से बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए दूसरा भी एक और अग्रीमेंट, एक और ब्लॉक बन रहा है जिसमें UAE है, भारत है और इजराइल है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या इसके खिलाफ ये अलायंस बन रहा है जहां भारत है, UAE है और साथ साथ इजराइल भी है, और क्या भारत को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहले पे मेरी टिप्पणी ये है, जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, जो भी फौजी हैं, उनको पता ही नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की विजन क्या है। मिसाल देता हूँ, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक चीज़ है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो अराकची यहाँ लेकर आए हैं वेस्ट एशिया में। दूसरी है उसमें जिसको बोलते हैं सॉवरेन इक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि हर मुल्क, छोटा या बड़ा, उसके पास छूट होनी चाहिए, उसको किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं करना है, वो तय करे खुद। इससे जो है जो पूरी ग्रुपिंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे जो हमारे यहाँ की सोच है वो अमेरिकन सोच है, जहाँ बताया जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट हम पे दबाव डालते हैं, अब हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे अगर तुम रशियन ऑयल लोगे। इसमें सोच में ये नहीं है शामिल, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये आप किसी प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन प्रोफेसर, देखिए वो जो सोच थी वो अलग है। वो है IMEC की, जो है ना वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो खत्म हो गया है। इंडिया के वहाँ से स्टेशन से ट्रेन जा चुकी है, इंडिया नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। क्योंकि इंडिया का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया के रिलेशन सऊदीज के साथ, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी। और जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, जंग पाकिस्तान ही करेगा अगर करनी पड़ी। उसमें टर्की और या सऊदी की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है, जो चीन उसकी मदद कर रहा है अपनी स्पेस कैपेबिलिटी से और जो बाकी हथियारों से, वो चालू है और वही आएगी। तो ये देखिए कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहली बात, हमारे यहाँ भी जो सब मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आज भी जो लड़ाई की बात करते हैं,
लड़ाई समझने के लिए कि नए 21st सेंचुरी वॉर क्या है, वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, ना कि पीएलए की तरफ, चाइना की तरफ। अरे बाबा, लड़ाई तो आपको पीएलए से लड़नी है ना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो पीएल चाइना बना रहा है ना, उसको समझिए आप। जो पर हमारी वो आदत है कि वो जो है वो कलोनियल माइंडसेट है। अमेरिका जो है सबसे बड़ी पावर है। अमेरिका एक पावर है तीन बड़ी पावर में से, और उसमें भी अमेरिका का शार्प डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप बताएं इन सब हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स को कि बाबा जाके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो 2013 में बना था उसको जाके समझ लीजिए पहले। और उसके बाद फिर ये कॉलम लिखिए, फिर उसके बाद ये चर्चाएँ कीजिए। ये अधूरा रहेगा डिस्कशन अगर आपसे मैं यूएस को लेकर सवाल नहीं पूछूँगी। आप बहुत आसानी के साथ ये कह रहे हैं कि एक बार यूएस यहाँ से चला गया। यूएस का तो बाकी बहुत इंटरेस्ट है वहाँ पर इज़राइल को पालना इस इलाके में, यही तो यूएस का इंटरेस्ट है। अगर वेस्ट एशिया से अपने मिलिट्री बेस हटा लेगा और पूरा एक नया फ्रेमवर्क सिक्योरिटी का तैयार हो जाएगा। मुझे ये भी याद आ रहा है कि ये भी मैं भूल जाऊँगी बताना इस वक़्त, ये अहम है कि मुझे याद है कि अब से शायद मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते भी नहीं गुज़रे हैं, आपने एक वीडियो बाकायदा बनाकर ये समझाया था। उसके बाद मैंने भी आपसे बातचीत की थी कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे एक एंकर हो सकता है इस्लामिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का। तो मुझे लगता है उसी के इर्द गिर्द ये भी जो अग्रीमेंट है नज़र आ रहा है। लेकिन उस पर किसी और रोज़ बात। मैं आपसे आखिरी बात यूएस को लेकर पूछना चाहती हूँ, वो ये कि क्या इससे यूनाइटेड स्टेट्स को कोई परेशानी नहीं है? क्या उसकी रजामंदी से हो रहा है, अपनी रजामंदी से वो अपने बेसिस निकाल रहा है? क्योंकि बात तो ये भी हो रही थी कि बेसिस क्या चीज़ है। बेसिस तो ये है कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो बर्बाद हो गया, रेडार वगैरह वो तमाम जो टूट गए हैं, दोबारा बना लेगा अमेरिका जब चाहेगा। अरब मुल्क अचानक नहीं नहीं अमेरिका से नहीं, अब सुनिए 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 सुनिए। पहली बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही बोल दिया था अपने वीडियो में कि पाकिस्तान एंकर होगा नए रीजनल फ्रेमवर्क का। तो वो आज हो रहा है। जो मैंने उस समय बात बोली थी वो एक्चुअल हो रही है आज। अब बात आते हैं अमेरिका पे। देखिए, जहाँ तक इज़राइल है, इज़राइल को लड़ाई बंद नहीं करनी। इसलिए इज़राइल ने ऑलरेडी उनके सेंट्रल कमांड और उसको सीआईए को अपने पास रखने की तरकीब बना ली है। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका के पेट्रो डॉलर्स खत्म हो जाएंगे, जिसके ऊपर अमेरिकन एम्पायर बना है। पेट्रो डॉलर्स पे आप एक अलग करिएगा शो, जिसमें ये समझाइएगा कि पेट्रो डॉलर क्या चीज़ है, 1974 में कैसे आए थे, और उसके बेसिस के ऊपर जो अमेरिका है उसका यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी कैसे बना दुनिया की, और कैसे वो सपोर्ट कर रहा है। जो बेसिस हैं सारी की सारी दुनिया के अंदर, उनकी कोई 780 मिलिट्री बेसिस हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है। वो नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आप बोल रही हैं कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है वो दोबारा बना ले। अरे भाई, वो तभी दोबारा बनाएंगे ना अगर वो मुल्क उनको इजाज़त देंगे बनाने की। अगर वो खतरा है उसके लिए तो वो क्यों उनको इजाज़त देंगे? अब आप समझती हैं कतर कहेगा कि हाँ फिर से आप बना लीजिए, कुवैत कहेगा फिर से बना लीजिए? नहीं कहेंगे। उनको तो खतरा है ना। तो आसानी, इतनी आसान चीज़ नहीं है। जो ज़मीन है वो अमेरिका की नहीं है। अगर अमेरिका की उन्होंने बेसिस का इजाज़त इसलिए दी थी, उनको लग रहा था इससे हमें सिक्योरिटी मिलेगी। अगर उससे उन्हें खतरा मिल रहा है तो वो क्यों इजाज़त देंगे कि आप यहाँ आके बेसिस बनाइएगा? मुझे लगता है कि एक और बड़ी डिस्कशन के लिए ये तैयार हो चुकी हूँ। मैं आपसे पूछूंगी अगली बार, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री ही खाली कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच या डिपेंडेंस नहीं है, बल्कि इसके अलावा बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां, मतलब आप सोचिए यूएई, सऊदी अरब, ये पूरे ज़्यादातर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये तो अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनकी बेसिस पे खड़े हुए ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। ये मिलिट्री और फाइनेंशियल और सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, हर तरह का कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का रिश्ता ये जो कंट्रीज़ हैं गल्फ के, इनके साथ कैसे बनेगा? मुझे लगता है अगला डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला प्रवीण साहनी जी, और बहुत ही विस्तार से आपने तमाम मुद्दों को समझाया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।